नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। अर्जुन बैच में आज हम बात करेंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय की। जो हम ये अर्जुन बैच लेके आए हैं आपके लिए, वाहन चालक और परिचालक की जो भी वैकेंसी आ रखी है राजस्थान के अंदर, उसके लिए। अब मेरे मित्रों, ये जो टॉपिक होने वाला है राजस्थान का उच्च न्यायालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वैसे तो सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, किस तरह से क्वेश्चन पूछ लें, तो हमें पूरी तरीके से तैयार होकर एग्जाम देने जाना है। उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी लेवल की तैयारी के लिए आज हम हाईकोर्ट को पूरा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने राज्यपाल को पूरा कर लिया था। राज्यपाल क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम पूरी बात करेंगे उच्च न्यायालय की। अब मेरे मित्रों, जैसे आपके दिमाग में उच्च न्यायालय दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हो कि सर जितने भी कानूनी कार्य होते हैं, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती है और आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और आप वहाँ पर एफआईआर वगैरह लिखवाते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, जब आपको वहाँ से कोई सही रूप से न्याय नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, तो फिर आप दरवाज़ा खटखटाते हो उस न्यायालय परिसर का। अब मेरे मित्रों, आप डायरेक्ट तो उच्च न्यायालय में जाने से रहे, आप सबसे पहले आपके जो सेशन कोर्ट है वहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फिर अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप जाओगे हाई कोर्ट। अगर सर हाई कोर्ट से भी नहीं हो तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो तो फिर आपका कहीं नहीं होने वाला काम, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपना दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम न्यायालय है। अब उसके बाद में आपको कोई भी न्याय नहीं दे सकता, उसका जो न्याय है वो अंतिम न्याय होगा। लेकिन जैसे कि हम अभी राजस्थान का एग्जाम वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उच्च न्यायालय आ रहा है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। न्यायालय की बात आती है तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो ये जो चीज़ है न्यायालय का, कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य के अंदर एक न्यायालय होना चाहिए। ये न्यायालय की प्रक्रिया आई कहाँ से है, कहाँ सबसे पहले न्यायालय बना होगा, किस प्रकार न्यायालय बना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि न्यायालय का काम तो पहले जैसे कि हमारे राजा होते थे, वही न्यायाधीश, वही सैनिक, वही सब कुछ थे। राजा एकमात्र जो न्याय करता था, सब चीज़ें बताता था। लेकिन अगर हम अपने संवैधानिक रूप से बात करें, राजस्थान के अंदर चाहे भारत के अंदर, न्यायालय सबसे पहले कहाँ आया। अगर ये कहूँ तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जब प्रवेश किया था तो उसने एक 1773 के अंदर एक एक्ट लेके आई थी। उस एक्ट के अंदर उन्होंने 1774 के अंदर अपने कलकत्ता के अंदर उन्होंने एक न्यायालय परिसर की स्थापना की थी। उसी के माध्यम से कहा कि अब सबका न्यायालय यहीं पे होगा, मतलब जो गए जो भारत के हैं, कोई समस्या होती है वो जाके वहाँ पर उनका न्यायालय होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ये चीज़ें होती थी। धीरे धीरे बदलाव होते गए न्यायालय परिसर के अंदर भी, कुछ कुछ रूल्स बढ़े, कम हुए। भारत आज़ाद हुआ, फिर न्यायालय की ज़्यादा ज़रूरत हुई। अब का हर कोई व्यक्ति एक जगह तो आने से रहा। अब सर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अब मैं राजस्थान का आदमी, राजस्थान से छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरी कोई समस्या हुई, मैं किसी भी संतुष्ट नहीं हूँ किसी भी फैसले से सरकार के, तो अब मुझे क्या न्यायालय को, चलो जैसे किसी को चुनौती देनी है उसके लिए मुझे क्या दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं। तो भारतीय संविधान ने क्या कहा कि हम हर एक राज्य के अंदर एक न्यायालय रखेंगे, उच्च न्यायालय, उस राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होगा। और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा। वहां से आप निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर के न्यायालय तक आप पहुंच सकते हो अपनी अपील को बताने के लिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे, अपने न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, कहाँ से हमारे संविधान में किस जगह वर्णित है, किस प्रकार काम करता है, और कैसे न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, क्या क्या उनके पास शक्तियाँ होती हैं, और अगर न्यायाधीश कुछ गलत फैसला कर दे तो न्यायाधीश के लिए क्या क्या कारण है, न्यायाधीश के लिए क्या क्या शर्तें हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति के लिए क्या शर्तें हैं, न्यायाधीश कौन बन सकता है, न्यायाधीश कितने होते हैं, किस प्रकार उनकी चयन प्रक्रिया होती है, किस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आज पूरी करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक होने वाला है आपके एक सामान्य जीवन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे मित्रों, क्योंकि मेरा मानना ये है, आप राजस्थान की चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वाहन चालक की प्रॉपर में बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा कि हर एक वैकेंसी के अंदर, राजस्थान की हर एक वैकेंसी के अंदर ये टॉपिक आता है। तो आप अगर ये एक क्लास देखोगे तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि
अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फिर उसमें आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था आती है और जब आप टॉपिक पढ़ते हो उच्च न्यायालय, तो इससे बाहर आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कि सबसे बड़ी बात कि सर आप क्लास शुरू करो, क्लास शुरू करो, करते हैं क्लास शुरू करो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड की बात करेंगे उच्च न्यायालय की। कैसा होता है उच्च न्यायालय? देखो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कैसे काम करता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट किसी भी एक स्टेट के अंदर होगा, ठीक है। हर एक स्टेट में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। अब कैसे होगा? देखो ध्यान दो, संविधान का भाग 6, कौन सा संविधान का भाग 6 और अध्याय 5, ये निश्चित करता है कि हर एक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। और उसकी जो भी कार्य हैं, जो भी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक क्या होगी? वर्णित होगी। कि उच्च न्यायालय का जितने भी काम हैं अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक पूरी वर्णित है कि उच्च न्यायालय की प्रक्रिया क्या है, उच्च न्यायाधीश की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसको नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे काम करता है, सारी चीजें इस छोटे से भाग 6 अध्याय 5 के अंदर पूरी चीजें वर्णित है। ये कहाँ? ये आपके अगर आपसे पूछें कि हाईकोर्ट कहाँ पर वर्णित है, तो हाईकोर्ट यहाँ पर वर्णित है। फिर विषय क्या है? उच्च न्यायालय का गठन है, इसके अंदर संरचना है, शक्तियां हैं और कार्य। कि उच्च न्यायालय का गठन की प्रक्रिया किस प्रकार है, उच्च न्यायालय किस प्रकार बनेगा, उच्च न्यायालय की संरचना किस प्रकार है, आपके चीफ जस्टिस कैसे बनेंगे, आपके हाई कोर्ट की क्या क्या सीमाएं रहेगी, कि कहाँ तक वो कार्य कर सकेंगे, और इसके अंतर्गत ये क्या प्रशासनिक कार्य भी करेंगे या सिर्फ न्यायिक कार्य करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर वर्णित है। शक्तियाँ, इनकी लिमिटेशन क्या है, क्या क्या शक्तियाँ दे सकते हैं, किस प्रकार की इनके पास शक्तियाँ होती हैं, और कार्य किन किन कार्यों में कार्य करेंगे। जैसे मैंने कहा प्रशासनिक, क्या ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनके लिए भी समान होगा? क्या जो सामान्य आदमी होते हैं उनके लिए भी उनके कार्य समान होंगे? हाँ, उच्च न्यायालय का जो काम है सबके लिए समान होगा। उसी के बाद में देखो मेरे मित्रों, जब हम बात करता हूँ एक उच्च न्यायालय की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब न्यायालय की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे बड़ी बात तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861, जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, उसमें क्या था कि 3 हाईकोर्ट बनाए गए। क्या बनाए गए थे? 3 हाईकोर्ट बनाए गए। सबसे पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। कब बनाया गया अगर आपसे पूछ लें तो 1 जुलाई 1862 के अंदर। 1861 के अंदर अधिनियम एक बना हुआ, भारत परिषद अधिनियम। उस अधिनियम के तहत भारत के अंदर 3 हाईकोर्ट की रचना की गई, बनाए गए। जो फर्स्ट हाईकोर्ट था वो कहाँ बना? कलकत्ता में बना। और कब बना? 1 जुलाई 1862 के अंदर वो बना। फिर सेकंड बना बॉम्बे। कब बना? 14 अगस्त 1862। कब बना? 14 अगस्त 1862। और थर्ड अपना हो गया मद्रास, वो भी 15 अगस्त 1862। दोनों में एक दिन का अंतर है। अब सर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अभी इनको देख लेते। देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई 2016, नाम सुना, 5 जुलाई 2016 को बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के नाम, हाईकोर्ट के नाम बदलकर क्या क्या नाम रख दिया? बॉम्बे का हो गया मुंबई, मद्रास का हो गया चेन्नई और कलकत्ता का हो गया कोलकाता। क्या हो गया? कोलकाता। हाईकोर्ट करने का निर्णय लिया। क्या मतलब सर इन तीनों के नाम, बॉम्बे का मुंबई हो गया, सॉरी कलकत्ता का हो गया कोलकाता, कोलकाता हो गया, इसका नाम बदल दिया। बॉम्बे का हो गया मुंबई, मुंबई कर दिया, और इसका कर दिया आपके चेन्नई। क्या कर दिया? चेन्नई। इन तीनों के नाम बदल दिए। कब बदले थे? 5 जुलाई 2016 को इन तीनों के नाम बदल दिए। और भारत के अंदर सबसे पहला हाईकोर्ट कहाँ बना था, ये आपको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में बना था और 1 जुलाई 1862 में बना था। और किस अधिनियम के अंतर्गत बना था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत ये चीजें बनाई गई थी। अब हाईकोर्ट का वर्णन भारत के किस अनुच्छेद के अंदर है? भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंदर? जब अनुच्छेद 214 की बात करूंगा मैं, जब अनुच्छेद 231 की बात करूंगा और अनुच्छेद
241 की बात करूंगा, वहां पर पूरे जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसी भी राज्य हैं या किसी भी जगह के लिए जो हाईकोर्ट बनता है उसकी पूरी प्रक्रिया वहां पर निश्चित की गई है। लेकिन अभी वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। अब सर स्टेट 28 और ये 25 कैसे? देखो 23 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? हाईकोर्ट है। तो सर बाकी वाले कहाँ गए? देखो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों का हाईकोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। कौन सा है? चंडीगढ़ के अंदर इन दोनों का हाईकोर्ट है और इसका भी यही है। कौन सा है? चंडीगढ़। चलो ठीक है, मतलब इन तीनों राज्यों का एक ही पूरा क्या है? हाईकोर्ट है। फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इसका कहाँ पे है? गुवाहाटी के अंदर। कहाँ है? गुवाहाटी के अंदर। 1 2 3 और ये 4, इनका भी हाईकोर्ट कौन सा है? कोर्ट। इनका संयुक्त एक ही हाईकोर्ट है। तो ये चीज थोड़ा सा अपवाद है मेरे मित्रों। क्या है? थोड़ा सा अपवाद, इसको अच्छे से याद करना। अपवाद तो क्या है? ये चीज वर्णित है कि इनका हाईकोर्ट ये एक ही होगा और इनका भी ये एक ही होगा। लेकिन वर्तमान में टोटल हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हाईकोर्ट हैं, जिसमें से 23 तो राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। अब ये केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में हाईकोर्ट की प्रक्रिया कैसे हुई, ध्यान देना एक बार। जैसे कि अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि हर एक स्टेट में एक हाईकोर्ट होगा। चलो ठीक है, कैसे होगा? अनुच्छेद 231 वापस बोलता है, संसद को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा एक न्यायालय स्थापित करने का अधिकार। अभी मैंने बताया था पंजाब, हरियाणा, कौन सा है? चंडीगढ़ हाईकोर्ट। मतलब एक साझा मतलब संयुक्त, साझा मतलब क्या हो गया? संयुक्त हाईकोर्ट बनाने का इसके पास एक विशेष अधिकार है। किसके लिए? संसद को है। किसके लिए? राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, दोनों ये क्या है? समान अधिकार है। फिर अनुच्छेद 241 क्या कहता है मेरे मित्रों? संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति है। केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मैं आपकी बात करूं दिल्ली की, अब दिल्ली के लिए भी इन्होंने कहा भाई, क्या कहा कि एक किसी भी संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है? एक हाईकोर्ट बनाने का क्या है? अनुमति देता है या अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 241 के अंतर्गत। देखो तीनों आर्टिकल का एक ही कहना है। सबसे पहली बात, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, अच्छी बात है। कहाँ कहाँ होगा? ये बोलता है अनुच्छेद 231, वो बोलता है कि संसद जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्य हैं उन दोनों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट होने का भी एक अधिकार देता है। मतलब अगर 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट बनाना है तो भी संसद अनुमति देता है, केंद्र शासित प्रदेश का भी एक हाईकोर्ट बनाना 2 का तो भी वो अनुमति देता है। कौन अनुमति देता है? अनुच्छेद 231 ये अनुमति देता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 241 क्या बोलते हैं कि संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय बनाने स्थापित करने की क्या देता है? अनुमति या अधिकार देता है। अब ये जो तीनों अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 241, सीधी सिंपल चीज है। अनुच्छेद 214 रहेगा हर एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 241 कहता है केंद्र शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय स्थापित करने का क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार संसद देता है किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत। फिर आगे मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद 215 क्या कहता है मेरे मित्रों? उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब अभिलेख मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात ही अभिलेख मतलब लिखना। अब लिखा हुआ किसके लिए? देखो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों और कार्यवाही स्थायी रूप से दर्ज की जाती है। और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या है? एक मिसाल के रूप में कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अंतर्गत जितने भी कोर्ट आते हैं। अब जो उच्च न्यायालय का फैसला होगा अगर वो सेम के सेम कंडीशन किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती हैं, जैसे कि केस ए वर्सेस बी, अब इसकी कंडीशन जो हाई कोर्ट इस पर अप्लाई करते हैं, जो केस की कार्रवाई सुनाता है, ऐसी कैसी कंडीशन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गई ए वर्सेस बी के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला इस फैसले के अधिकार के रूप में बता सकती है कि हाई कोर्ट ने एक बार ऐसा फैसला लिया था जब ऐसी कंडीशन थी। तो कहते हैं अभिलेख न्यायालय मतलब जो भी ये हाई कोर्ट निर्णय लेगा उसका क्या होगा? अभिलेख का मतलब होगा रिकॉर्ड होगा। क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। और वो रिकॉर्ड एक मिसाल कायम करेगा। मिसाल मतलब एक चीज बताएगा कि हमारे पास सबूत है कि अधीनस्थ न्यायालय के क्या कि हाई कोर्ट ने भी इस स्थिति में यह फैसला लिया है। तो वो
रिकॉर्ड होते हैं नॉलेज पर्पस के लिए। और ये वर्णित कहाँ पे है? अनुच्छेद 215 के हाईकोर्ट एक रिकॉर्ड वाला अभिलेख न्यायालय होगा। और वो कहाँ काम आएंगे? जो भी हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनमें ये सारी चीजें काम आएगी। फिर आगे देखिए एक बार, उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता है या अदालत की कार्रवाई में बाधा डालता है तो उच्च न्यायालय उससे क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। अब जैसे सर मैंने कहा ये मेरा हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का कोई केस चल रहा है, ठीक है, उस केस के बीच में कोई व्यक्ति आ गया, कोई एक पर्सन आ गया, तो वो पर्सन उस केस के बीच में क्या दखल अंदाजी कर रहा है, तो हाईकोर्ट इसको क्या दे सकता है? सजा दे सकता है, दंडित कर सकता है। और ये दंडित का प्रावधान कहाँ पे है? किसी भी केस के बीच में, किसी भी कार्य के बीच में, जरूरी नहीं कोई केस कोई भी कार्य होता है जो हाईकोर्ट के लिए गलत है, कि भाई साहब हाईकोर्ट कोई काम कर रहा है और वो कार्य गलत है, तो हाईकोर्ट उस व्यक्ति को या उस संस्थान को क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। अनुच्छेद 215(2) के तहत क्या हाईकोर्ट के कार्य में जो भी बाधा डालेगा उसे सजा दी जाएगी। फिर आगे देखिए, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकाल आदि करता है। अब इस अनुच्छेद 217 के अंदर जो भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति, उसकी योग्यता, उसका कार्यकाल और शर्तें, ये सारी चीजें किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 217 के अंदर वर्णित है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति, कार्यकाल आदि का पूरा वर्णन है। अब नियुक्ति किस प्रकार होगी देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अच्छी बात है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उस राज्य के अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है तो भी नियुक्त कौन करेगा? अपना राष्ट्रपति ही करेगा। अब नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को क्या करना होता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा नियुक्ति से पहले? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श। जैसे कि मैंने कहा मुझे राजस्थान का किसी को चीफ जस्टिस बनाना है तो मैं सबसे पहले उस राजस्थान के पुराने वाले चीफ जस्टिस से परामर्श लूंगा। फिर कहां से लूंगा? राज्यपाल से परामर्श लूंगा कि भाई साहब हम एक नए व्यक्ति को आपके लिए क्या बना के भेज रहे हैं? चीफ जस्टिस बना के भेज रहे हैं आपके राज्य के लिए। ये व्यक्ति कैसा है इसकी मुझे जानकारी दीजिए। तो मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, चीफ जस्टिस कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, और आपके गवर्नर से, मतलब राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा? परामर्श लेगा। एक तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उससे परामर्श लेगा, और आपके किससे? राज्यपाल से पूरा परामर्श लेगा कि इस व्यक्ति को मुझे इस राज्य का क्या बनाना है? मुख्य न्यायाधीश बनाना है। फिर यदि किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का लाया जा रहा है तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या लेनी होगी? परामर्श लेने की। किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय से न्यायाधीश लाया जा रहा है, ध्यान से सुनना, तो किसी भी हाईकोर्ट से कोई भी न्यायाधीश को किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो सबसे पहले उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ध्यान सुनो। जैसे मैंने कहा कि अब मुझे राजस्थान के अंदर कोई नया न्यायाधीश चाहिए, मुख्य न्यायाधीश ही, तो मैं अपने यूपी में से किसी भी एक न्यायाधीश को जो कहाँ पर कार्य कर रहा उस उच्च न्यायालय में, जैसे यूपी के हाईकोर्ट में कोई काम कर रहा है उच्च न्यायाधीश, तो उसको मुझे अपने राजस्थान का क्या बनाना है? मुख्य न्यायाधीश बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जो भी यूपी के हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे पूछूंगा कि भाई साहब ये इस व्यक्ति को मैं राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बना रहा हूं, इस व्यक्ति के संबंधित मुझे क्या दे? परामर्श दे। और ये परामर्श और नियुक्ति का कहां पर प्रावधान है? अनुच्छेद 217 के अंदर प्रावधान है। और ये प्रावधान किसके संबंध में है? न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में मेरे मित्रों। फिर अब इस न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद हम बात करते हैं योग्यता की। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? अब जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें पूछते हैं आपकी बीए होनी चाहिए, आप टीचिंग में जा रहे हो बीएड होनी चाहिए, बीएसटीसी होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छी बात है, मतलब जो भारत का नागरिक है वो उसके लिए योग्य है। चलो एक स्टेप हमने क्लियर किया, हम भी भारत के नागरिक हैं। सेकंड स्टेप क्या है? किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितने वर्ष? 10 वर्ष तक कार्य किया हो। अधिवक्ता मतलब अपने वकील साहब, मतलब एज ए एडवोकेट किसी भी न्यायालय में उसने कितने साल काम किया हो? 10 साल तक काम किया, 10 ईयर एक्सपीरियंस।
10 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और किसी भी न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक कार्यरत हो। अब जैसे मैंने कहा, जैसे कि राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी होती है आरजेएस की, ठीक है, अगर उसके अंतर्गत किसी भी न्यायिक पद पर अगर वो व्यक्ति 10 वर्ष तक कार्य करता है, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, 10 वर्ष तक क्या रहता है, एडवोकेट रहता है किसी भी न्यायालय के अंदर। अगर ये क्वालिफिकेशन में से दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो वो क्या बन सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ये चीजें क्लियर होगी। फिर अनुच्छेद 217 एक के अंतर्गत कहता है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देकर हट सकता है जो वह राष्ट्रपति को लिखित में देगा। अब ये होगी इसके त्याग पत्र के रिलेटेड। इसके बाद त्याग पत्र के रिलेटेड, अब जैसे किसी को नियुक्ति करता है उसी को हम देंगे, क्या देंगे, अपना त्याग पत्र देंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति को हमें लिखित में क्या देना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा लिखित रूप में। क्या भाई साहब, मुझे भी ये काम नहीं करना है, मुझे चाहिए छुट्टी, मुझे जाना है छोड़ के जॉब। तो त्याग पत्र किसे देगा, अपने राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, अनुच्छेद 217 एक के अंतर्गत। अब इसके बाद में अनुच्छेद 218 क्या कहता है मेरे मित्रों, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर क्या होगा, लागू होगा। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उपबंध हैं, मतलब जो भी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, महत्वपूर्ण नियम हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, वो एज इट इज किस पे लागू होंगे, हाई कोर्ट पे लागू होंगे। उपबंध का मतलब ये आपके जो चीजें हैं वो कहां पर लागू होगी, हाई कोर्ट पर लागू होगी। अब ये महत्वपूर्ण शर्तें, नियम, कार्य कौन कौन से, तो ध्यान देना एक बार। सबसे बड़ी बात, उच्च न्यायाधीश की शपथ। देखो इसमें मैंने कहा ना, जो कोई भी शर्तें हो सकती हैं, कोई भी नियम हो सकते हैं किसी प्रकार का, जो कहां पर बात करते करेंगे, या फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसके जो नियम और शर्तें होंगे कार्य करने की, वो कहाँ काम आएगी अपने। जैसे न्यायाधीश के छुट्टी के संबंध में हो गई, न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में हो गई, त्यागपत्र के संबंध में हो गई, या कार्यवाहक न्यायाधीश के संबंध में हो गई। जो भी उपबंध होंगे कहाँ के, उच्चतम न्यायालय के, वो लागू कहाँ होंगे, उस उच्च न्यायालय में लागू होंगे। वो इस प्रकार की शर्तें हैं। फिर अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, कि भाई साहब अब इनको शपथ कौन दिलाएगा, किनको, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम अनुच्छेद 219 के अंतर्गत, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाने वाला कौन, राज्यपाल। मतलब जो भी स्टेट का राज्यपाल है वो उसके हाईकोर्ट के जज को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। और शपथ का प्रारूप किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत हाईकोर्ट के न्यायाधीश का क्या है, शपथ का प्रारूप है। किसके, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का शपथ का प्रारूप है। ये सारी चीजें हो गई अनुच्छेद आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के रूप में। फिर आगे देखिए एक बार, अनुच्छेद 220 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के सेवावृत्त न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिबंध। अब देखो ध्यान, अब कैसे होता है कि भाई साहब आपने अच्छे से जॉब कर ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। अब वहां पर जॉब किया हुआ व्यक्ति अगर किसी भी कोर्ट के अंदर एज एडवोकेट जाता है, वहां जैसे कि मैंने 62 साल तक अपने जॉब कर ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने, और फिर मैं चाहता हूं कि अब मैं एज एडवोकेट भी फील्ड में रहूं, एज एडवोकेट भी मैं फील्ड में रहूं, तो गवर्नमेंट में कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कि अगर आपने एज चीफ जस्टिस, एज ए मुख्य न्यायाधीश अगर आपने कहीं पर कार्य किया है, उसके बाद जहां से आप कहां से अगर आप रिटायरमेंट होते हो, आपका रिटायरमेंट होता है, तो फिर उसके बाद आप कहीं पर भी एज एडवोकेट कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में जाके अपने अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको घर बैठे क्या करनी है, रेस्ट करनी है। जब आपसे कोई सलाह लेना है आप सलाह जरूर दे सकते हो, लेकिन एज एडवोकेट इन द फील्ड यू आर नॉट वर्किंग। एज एडवोकेट आप फील्ड में वर्किंग नहीं कर सकते हो। तो कहता है ना गवर्नमेंट के उच्च न्यायालय के सेवावृत्त मतलब रिटायरमेंट न्यायाधीशों की वकालत पर क्या है, प्रतिबंध है। क्या यहाँ प्रतिबंध है, बंद ही है बिल्कुल। आप क्या नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद आपको रेस्ट करना पड़ेगा। ये कहां पर वर्णित है, अनुच्छेद 220 के अंतर्गत वर्णित है। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 221 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बताएं। देखो मेरे मित्रों, ये जो मैं
देखो आजकल आरपीसी के क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम अलग हो गया है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी होने वाले हैं, ठीक है ना, फोर्थ ग्रेड के भी एग्जाम होने वाले हैं, इससे पहले सीटी के एग्जाम भी हुए हैं, जेल प्री के एग्जाम भी हुए हैं। आप पशु परीक्षण से एग्जाम से लेके अब तक 2024 में से लेके अब तक जो एग्जाम हुए उन सभी प्रश्नों के प्रश्न पत्र आप चेक करना। उन प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछने का जो तरीका है पूरी भाषा के आधार पर कर दिया। मतलब उस किसी व्यक्ति को अगर वो आंसर भी आएगा तो भी एक बार वो देखेगा कि आंसर सही है या गलत है, वो रीचेक करेगा। क्या करेगा? रीचेक। अब समस्या क्या आएगी वहां पर? समस्या आएगी लैंग्वेज की, भाषा की। किसकी समस्या आएगी? भाषा की समस्या आएगी। अब वो कि वो यहाँ पर सरल भाषा, सामान्य भाषा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हम ये सारी चीजें लेके आए हैं। तो इस अर्जुन बैच का उद्देश्य यही है कि जो वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्रों, उनको एक ही बार में अच्छे से कोई भी चीज समझ में आ जाए और बार बार उसको वापस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं हो। ठीक है ना? ये उच्च न्यायालय का टॉपिक इस तरीके से आपके पास लेके आए हैं। फिर अनुच्छेद 221 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। भाई साहब फ्री में कोई काम करने से रहा ना, आप करते हो ना मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ आए हैं इसलिए काम कर रहे हैं। तो कहा कि जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा उसके वेतन और भत्ते फिक्स होंगे। तो वेतन और भत्ते कौन तय करता है? वो करता है संसद, पार्लियामेंट तय करता है कि किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने वेतन मिलना चाहिए। फिर वेतन काल में कटौती होती है नहीं होती है कि भाई साहब कटौती की जाएगी? नहीं, कटौती बिल्कुल नहीं की जा सकती। मतलब इसे बोलते हैं संवैधानिक भाषा में अलाभकारी परिवर्तन। अलाभकारी परिवर्तन मतलब आप है ना उस वेतन को बढ़ा सकते हो लेकिन घटा बिल्कुल नहीं सकते। किसको अच्छा लगेगा? शरीर कम होने पर नहीं लगेगा। लेकिन जब तक किसी वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 260 के अंतर्गत लागू ना हो कि भाई साहब अब भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लग चुका है, मनी इमरजेंसी लग चुकी है और फिर महीने खत्म होते आपको सैलरी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। वो डिसाइड कौन करेगी? ये संसद डिसाइड करेगी। और किसके अंतर्गत डिसाइड करेगी? ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत डिसाइड करेगी कि वैसे तो हम आपके वेतन में कोई कटौती नहीं करेंगे, आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी, लेकिन अगर देश के अंदर कोई वित्तीय आपातकाल लगता है तो फिर आपके वेतन में कटौती की जा सकती है। तो लगभग हमारे इस मुख्य न्यायाधीश के वेतन में किसी भी प्रकार की अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अब रिटायरमेंट के बाद क्या लाभ है कि पेंशन सुविधाएं हैं। भाई साहब पेंशन तो मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब का ये तो फायदा है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, जिसको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सबसे बड़ा आराम क्या है कि जैसे रिटायरमेंट होगा हमें मिलेगी पेंशन, हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो वो कि वो पेंशन सुविधा है आदि संसद द्वारा तय की जाती है कि पेंशन कितने परसेंटेज दी जानी चाहिए, कितनी होगी पेंशन, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? अपना उस पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। संविधान से संबंधित अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ पत्र का प्रारूप है। अब इसका जो वर्णन है पूरा अनुसूची 3 के अंतर्गत सारी चीजें वर्णन है कि किस प्रकार पेंशन, किस प्रकार वेतन में कटौती होगी या नहीं होगी। मतलब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे इसको लेके वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए। कि आपने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन देता है, कितना मिलता है, कटौती होती है नहीं होती है, होती तो क्यों होती है, और उस रिटायरमेंट के बाद वेतन कितना होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और किसके अंतर्गत डिसाइड करेगा? अनुच्छेद 221 के अंतर्गत ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। फिर आगे उस अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफर करना, किसी का क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो कैसे होगा? अनुच्छेद 222 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। वो कौन कहता है? हमें अनुच्छेद 222 कहता है। और ट्रांसफर करेगा कौन? वो करेगा भारत का राष्ट्रपति। देखो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का निर्णय पूरा कौन लेगा? हमारा भारत का राष्ट्रपति। चाहे नियुक्ति करनी हो, ठीक है, चाहे उनका क्या करना हो? स्थानांतरण करना हो। फिर किसकी सलाह से ट्रांसफर करेगा? कौन सलाह देगा कि इसको ट्रांसफर करो? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे कि भाई साहब ये राजस्थान का हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका कर दो, क्या कर दो? स्थानांतरण कर दो। तो कई स्थानांतरण तो करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी लेगा? वो आपके चीफ जस्टिस की, सीजीआई की। किसकी लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। फिर भत्ते की भरपाई, यदि स्थानांतरण न्यायाधीश की इच्छा के विरुद्ध होता है तो उसे वो भत्तों व अन्य सुविधाओं की भरपाई की जाती है। अब भाई साहब मेरा मन नहीं है, मेरा नियुक्ति कर दी राजस्थान हाईकोर्ट में,
और मेरा ट्रांसफर लेने का मन नहीं, मैं संतुष्ट। अब भाई साहब गाँव के पास नौकरी मिली हुई है, ठीक है, वो भी राज्य के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश की, तो कौन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद आप बोल रहे हो भाई साहब नहीं आ रहा, आपको ट्रांसफर लेना पड़ेगा। अब मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। और क्या सर आपको नहीं हो तो भी आपको ट्रांसफर लेना पड़ेगा? तो फिर ट्रांसफर लेंगे तो सर फिर मुझे क्या फ़ायदा, मैं ट्रांसफर लूँ तो मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। साहब मेरा मानो कि आपका राजस्थान का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर में है, हम निर्जतरण बिल्कुल पास में, वहाँ पर हम मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं और हमारे राष्ट्रपति साहब हमारा ट्रांसफर करते हैं, फिर हम कैसे मानेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? अन्य सुविधाएं और भत्ते चाहिए किसी भी अन्य राज्य में जाने के लिए। तो ये जो भर्तों की भरपाई भी कौन करेगा? ये अपना संसद करेगा, जो कानून के द्वारा निर्धारित चीज होगी। और सलाह कौन देगा ट्रांसफर के अंदर? सलाह देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मुझे क्या करना होगा? राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस इंडिया से कुछ बना के रखनी पड़ेगी, तब जाकर वो मेरा क्या नहीं करेंगे? ट्रांसफर नहीं करेंगे। और ये ट्रांसफर की प्रक्रिया कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत वर्णित है। और किसके ट्रांसफर की बात हो रही है? ये ट्रांसफर की बात हो रही है राजस्थान और किसी भी मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। फिर आगे अनुच्छेद 223 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक नियुक्ति। कार्यवाहक नियुक्ति मतलब भाई साहब गए हैं छुट्टी पे, हमारे चीफ जस्टिस साहब गए हैं छुट्टी पे। अब वो छुट्टी पे गए हैं तो उनका कार्य कौन करेगा? अब काम उनके जाने से पेंडिंग रहने सर। कार्यवाहक न्यायालय के मतलब क्या है? नियुक्ति क्या है कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अगर नहीं है अपने पद पर या किसी अवकाश पर है, तो उस अवकाश के दौरान, उस समय के दौरान कौन कार्य करेगा और किस प्रकार कार्य करेगा। देखो अनुच्छेद 223 ये कहता है कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति होगी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु। अब ये कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कितने तरीकों में लगती है? दो स्थितियों में लगती है। फर्स्ट स्थिति क्या होती है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वैसा पद खाली है, क्या है? पद खाली, किसी की मृत्यु हो जाती है कभी कभी अपने पद पर रहते हुए, तो जब वो पद खाली होता है तब इमरजेंसी के अंदर क्या करते हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। फिर यहाँ किसी मुख्य न्यायाधीश का कार्य करने में असमर्थ हो, जैसे बीमारी हो, अवकाश में हो, कि भाई साहब कोई बीमार हो गया, अब मानव बीमार हो जाता है, तो अब 1 2 3 दिन 4 दिन 5 10 दिन लग जाए, कब आए क्या पता। तो उसके जस्ट उसके लिए क्या करेंगे हम? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और नियुक्ति कौन करेगा? मैंने कहा ना, नियुक्ति एक ही करेगा व्यक्ति, वो करेगा आपका राष्ट्रपति। अब कार्यवाहक नियुक्ति सीजे बनाया जाता है उसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को। अब बाहर से लाने से रहे, मैंने कहा जैसे कि राजस्थान के अंदर बात करें, जब सबसे पहले बात हुई थी तो कमलकांत वर्मा के साथ 11 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। अब मैंने कहा कमलकांत जी साहब बीमार हो गए, तो इन 11 में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएगा? आपके राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। वैसे वैसे हर जगह अगर किसी भी मुख्य न्यायालय के अंदर या उच्च न्यायालय के अंदर किसी न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तो उसी न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, वो भी कुछ समय के लिए, जब तक वो पद वो पूर्ण रूप से वापस ना आ जाए या वो जो रिक्त पद है वो भर ना जाए तब तक। फिर अवधि क्या था? जब तक नया न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हो जाए या वर्तमान न्यायाधीश फिर से काम ना संभाल ले। ये कार्यवाहक न्यायाधीश कब होगा? जब तक उनकी छुट्टी काम खत्म ना हो, जब तक वो पद पर वापस नहीं है, जब तक ये काम कौन करेगा? आपका कार्यवाहक न्यायाधीश करेगा। और संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत, और ये अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 223 के अंतर्गत वो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत किसी भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और नियुक्ति मैंने कहा 2 कारणों में होगी, या तो पद खाली होगा या किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश या तो बीमार होगा या अवकाश में होगा, तो वो चीजें होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 224 की, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जैसे कि हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि केस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मामले बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, फिर राष्ट्रपति हो जाता है परेशान, या तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा परेशान। उस परेशानी को कैसे खत्म करें? अब वो तो बोलेगा वैसा मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे काम करूं, इतने सारे फैसले एक साथ में कैसे लूं? तो फिर क्या करेंगे? जो रिटायर्ड आपकी मुख्य न्यायाधीश उनसे कहेंगे भाई साहब कुछ समय के लिए हमें आपकी जरूरत है, आप अतिरिक्त रूप से इस मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल सकते हैं। मतलब वो तो है ही है, उनके अलावा जो भी मामले हैं आपको अपने सविवेक से लेने हैं। आपको यहाँ पर अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाएगी। और किस प्रकार नियुक्ति की जाएगी? यह नियुक्ति अस्थायी कार्यभार की वृद्धि होती है, मतलब जब तक कार्य ज्यादा रहेगा तो अस्थायी रूप से कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से मामलों की संख्या बढ़ जाए तो राष्ट्रपति सीमित अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। मैंने कहा काम बढ़ेगा
तो एक और हेल्पर लगाएंगे, हेल्पर समझ लो, ऐसे हेल्पर लगाएंगे जो उस मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और हेल्पर होगा कौन, जो पहले से रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 223, न्यायाधीश की अनुपस्थिति या असमर्थता, राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता दो चीज है, ओनली फॉर 10 साल, किन किन चीजों में, या 10 साल किसी भी जज के पद पर मतलब न्यायिक पद में काम किया हो, या 10 साल क्या हो, वकील हो, क्या हो, वकील, वो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त हो सकता है। फिर सेवा की अधिकतम आयु, अब अनुच्छेद 224(3) के अंदर कोई भी अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद पर कार्य नहीं रह सकता। अब मतलब लास्ट एज आ गई, अब योग्यता के अंदर भी एक एज आ गई कि लास्ट 62 वर्ष तक ये सेवा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, लास्ट 62 वर्ष तक ये किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में क्या दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। किस वर्ष तक, ओनली फॉर 62 एज तक। फिर आगे देखिए एक बार, अनुच्छेद 224(a), उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। ये अब ये कैसे होगा सर कि 224(a) क्या कहता है कि जो भी न्यायाधीश रिटायर्ड हो चुका उसकी हम पुनर्नियुक्ति करेंगे। पुनर्नियुक्ति क्यों करेंगे, देखो एक बार, किसी उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का भार अधिक हो तो भारत का राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से या सहमति से सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट न्यायाधीश को उस न्यायालय के फिर से न्यायिक रूप में कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकता है। मैंने अभी कहा काम ज्यादा होगा, हमें चाहिए होगा हेल्पर, क्या चाहिए होगा, हेल्पर, और वो हेल्पर कौन डिसाइड करेगा, हमारा राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। जो भी हेल्पर बनेगा कौन बनेगा, जो सेवानिवृत्त है। अब ये चीज ऐसी कि अगर कोई सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट है, अगर काम ज्यादा है तो राष्ट्रपति उसको वापस मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में उस न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। फिर आगे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उस न्यायालय की रीट अधिकारिकता। अनुच्छेद 226 क्या कहता है, भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत के न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में तथा किसी अन्य भी विधिक अधिकारी रक्षा के लिए रीट जारी करें। अब ये रीट क्या होती है, अब ये रीट होती कितनी है, क्या काम आती है और कैसे वर्किंग करती है। देखो सबसे पहले, अगर भारतीय संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार के संबंधित कोई उल्लंघन का मामला आता है कि जो अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं भारत संविधान के अंतर्गत, अगर उसके संबंधित न्यायाधीश को कोई चीज बुरी लगी तो वो 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। किसके लिए, उस कानून की रक्षा के लिए, उस कानून की रक्षा के लिए वो 5 प्रकार की जारी करेगा, रीट जारी करेगा। और रीट कैसी होती है, कितनी होती है, किस प्रकार होती है, उन रीट की जो भी जानकारी मेरे मित्रों हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम उच्च न्यायालय के रीट की बात 226 अनुच्छेद की अगली क्लास में बात करेंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। मस्त रहे, मजे में रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।